हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका भाई हाजिर है फिर से एक बार आपके लिए बहुत बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं KGF चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए KGF चैप्टर 1 का, जिससे आपको बहुत आसानी से KGF चैप्टर 2 की मूवी समझ में आ जाए। मूवी की शुरुआत 1981 के एक सीन से होती है, जहां उस समय की प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस में बड़े बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग करते दिखाया जाता है। इन प्राइम मिनिस्टर का नाम रमिका सेन दिखाया जाता है। इनको देखकर आपको हमारे देश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर की याद आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी कोई रियल स्टोरी नहीं है, इसलिए उनका स्टाइल ही कॉपी करने की कोशिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर अपनी मीटिंग में एक आदमी का जिक्र कर रही होती हैं और उनकी आवाज़ से मालूम देता है कि वो इस आदमी से बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि पीएम इस आदमी की तुलना राक्षस से करती हैं और इसे देश से मिटा देने के लिए आर्मी को इसे खत्म करने का फरमान देती हैं। फिर 37 साल बाद बेंगलुरु में सीन शिफ्ट होता है, जहां एक न्यूज़ चैनल की चीफ एडिटर, जिनका नाम दीपा हेगड़े होता है, एक किताब को और उसके राइटर को बहुत बुरा भला कह रही होती हैं, इस बात पर कि कोई सीनियर जर्नलिस्ट होकर ऐसी किताब कैसे लिख सकता है। लेकिन वहीं पर बैठे न्यूज़ चैनल के मालिक दीपा को बताते हैं कि वो बुक पब्लिश होने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। और वो ये बताते हैं कि पुलिस सोर्स के जरिए वो इस बुक की लास्ट कॉपी यहाँ तक ला पाए हैं। न्यूज़ चैनल का ओनर दीपा को इस बुक के राइटर का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है, लेकिन दीपा इस बात को टाइम वेस्ट बताकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ओनर ये कहता है कि इस बुक में कुछ तो बात होगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन किया है। रिक्वेस्ट करने के बाद दीपा सिर्फ आधे घंटे का समय बुक के राइटर का इंटरव्यू लेने के लिए देती है और ये भी कहती है कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा तो आप किसी और को ढूंढ लीजिएगा इंटरव्यू लेने के लिए। फिर सारा न्यूज़ चैनल इस इंटरव्यू की तैयारी में लग जाता है। बुक के राइटर, जिनका नाम आनंद इंगलेगी है, इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं। इंटरव्यू शुरू होता है और दीपा आनंद से पूछती है कि ये बुक आपने ट्रू स्टोरी कहकर लिखी है, क्या लोग इसे पढ़कर इस पर भरोसा करेंगे। तभी आनंद टेबल पर रखी बुक मांगते हैं और उस पर पेन से कुछ करते हैं। फिर इस बुक को वो दीपा को दे देते हैं। फिर आनंद दीपा से पूछते हैं कि क्या एल्डोराडो के लिए लोग इस बुक को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एल्डोराडो एक सिटी है जो गोल्ड से बनी है, जहाँ पे इतना गोल्ड है कि पूरी दुनिया की गरीबी मिट सकती है, लेकिन ये एक रहस्य है कि एल्डोराडो कहाँ है। फिर आनंद दीपा को बताते हैं कि राजाओं ने इस शहर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। वो ये भी बताते हैं कि जो इस शहर को ढूंढ लेगा वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। इस बात पर आनंद दीपा को ये बताते हैं कि इस किताब में उस आदमी के बारे में लिखा है जो जानता है एल्डोराडो कहाँ है। फिर दीपा उस आदमी को ढूंढने के लिए अपनी टीम को ऑर्डर देती है और आनंद से पूछती है कि कहाँ भेजना है इस टीम को, उस आदमी को ढूंढने के लिए जो जानता है एल्डोराडो कहाँ है। आनंद थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां न्यूज़ चैनल में काम करने वाला आदमी न्यूज़ चैनल के ओनर को एक पेपर पर लिखे एल्डोराडो तक जाने वाले रास्ते के बारे में बता रहा होता है और ये भी कहता है कि ये उसे आनंद ने दिया है। इसके बाद न्यूज़ चैनल का मालिक उसे इस जगह जाने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं दीपा सन 1950 से 1980 के बीच के सारे न्यूज़पेपर मंगा लेती है और आनंद से कहती है कि इन न्यूज़पेपर्स में। फिर आनंद स्टोरी बताना शुरू करता है। आनंद बताता है कि KGF से निकलने वाले सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है और जिन हाथों ने यानी जिन मजदूरों ने उस सोने को निकाला उनकी कहानी भी दर्दनाक है। फिर सीन 1951 में जाता है, जहां एक साथ दो स्टोरी चल रही होती हैं। एक तरफ कोलार डिस्ट्रिक्ट दिखाई जाती है जो KGF से 18 किलोमीटर है, जहां कुछ मजदूरों को खुदाई करते समय काले पत्थर मिलते हैं जिनमें सोना गड़ा होता है। इस काले पत्थर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकारी अधिकारी आते हैं और उनके साथ सूर्यवर्धन भी आता है। मजदूर काला पत्थर सूर्यवर्धन को देते हैं और पत्थर में सोना गड़ा देख सूर्यवर्धन लालच में आ जाता है और सारे अधिकारियों को मरवा देता है, जिससे सोने की बात बाहर न जा सके। दूसरी स्टोरी में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम उसकी माँ राजा रखती है। राजा के पिता नहीं होते हैं, जिसकी वजह से राजा की माँ को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सूर्यवर्धन उस जमीन को 99 सालों के लिए लीज पर ले लेता है। जमीन से सोना निकलने वाली बात को राज बनाए रखने के लिए सूर्यवर्धन काम करने के लिए बाहर से दूसरे शहरों से मजदूर लाता है। राजा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी माँ बीमार होने लगती है। पैसे ना होने की वजह से राजा उसका इलाज नहीं करा पाता है। 14 साल की उम्र में शादी, 15 साल की उम्र में बच्चा और 25 की उम्र में राजा की माँ की मौत हो जाती है।
मरने से पहले राजा की माँ राजा को एक वादा करने के लिए कहती है, जिसमें वो राजा को दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनने के लिए कहती है, और फिर उसकी मौत हो जाती है। ताकत और पैसे की तलाश में राजा बंबई आ जाता है। आनंद दीपा को बताते हैं कि बंबई उस समय सोने की स्मगलिंग का सबसे बड़ा ठिकाना था और इस ठिकाने पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के बीच जंग छिड़ी रहती थी। राजा बंबई आने के बाद एक आदमी के लिए स्मगलिंग का काम करता है और एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारने की जिम्मेदारी वो आदमी राजा को देता है। फिर राजा बिना डरे पुलिस इंस्पेक्टर को मारता है और उसे अपना नाम रॉकी बताता है। ये बात शेट्टी को पता चलती है, जिसके बाद रॉकी शेट्टी की नज़र में चढ़ जाता है। दोस्तों, मैं अब राजा को राजा नहीं बल्कि रॉकी बुलाऊंगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मजा तो तब आता है जब शेट्टी का आदमी शेट्टी के सामने रॉकी से पूछता है, क्या चाहिए तेरे को, तो रॉकी उसे जवाब देता है, पूरी दुनिया। इसके बाद आनंद 1978 की बात बता रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही होती है और हर चीज बहुत महंगी हो जाती है, सोना भी। सूर्यवर्धन अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए 5 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, जिसमें एक होता है कमल, जो केजीएफ से निकले रॉ मटेरियल से वर्का में सोना बनवाता है। इसी सोने को राजेंद्र देसाई बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पश्चिमी तट पर एंड्रयू का कंट्रोल था, जो स्मगलिंग में सूर्यवर्धन की हेल्प करता है, और गुरु पांड्यन दिल्ली में नेता था, जो सूर्यवर्धन को पॉलिटिकल सपोर्ट देता है। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा और उसका बेटा गरुड़ा। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सिक्योर था कि कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा पाता था। एक दिन सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आता है और फिर उसके सारे पार्टनर केजीएफ को हथियाना चाहते हैं। इसके बाद केजीएफ में विद्रोह शुरू हो जाता है। दुबई में इनायत खलील मुंबई में पैर जमाने के लिए शेट्टी के दुश्मन दिलावर से हाथ मिला लेता है। इनायत खलील अपना सोना नदी के रास्ते बंबई भेजता है, लेकिन उससे पहले दिलावर और शेट्टी गैंग में वॉर हो जाती है। दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने वाला होता ही है कि तभी उसका सामना रॉकी से होता है। दिलावर की गैंग रॉकी को ढूंढने के लिए हाई अलर्ट पर हो जाती है कि तभी अचानक से उन्हें रॉकी का पता मिल जाता है। एक गोदाम में एक आदमी जंजीर से लटका होता है। दिलावर गैंग समझती है कि वो रॉकी है और खुश हो जाती है। वहीं शेट्टी और उसके आदमी बहुत दुखी हो जाते हैं, ये सोचकर कि रॉकी पकड़ा गया। उधर रॉकी के पकड़े जाने की खबर सुनकर इनायत खलील की बोट बॉम्बे पोर्ट की तरफ आने लगती है। इधर एक आदमी जंजीर से लटके रॉकी को जलाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी रॉकी फुल एक्शन में उसे मार देता है। फिर शुरू होती है रॉकी और दिलावर गैंग में फाइट। इधर इनायत खलील की बोट बॉम्बे पोर्ट पर आ ही रही होती है कि तभी बोट पर बैठे इनायत खलील के आदमी पोर्ट पर रॉकी को बैठा देखते हैं और बोट वापस घुमा लेते हैं। इस बात को सुनकर शेट्टी की जान में जान आती है। रॉकी अफ्रीका से आने वाले शेट्टी के सोने को अपनी देख रेख में पूरे देश में भिजवाता था। रॉकी के इजाजत के बिना बंबई में फैसला भी नहीं लिया जाता था। रॉकी बंबई में बहुत पॉपुलर होने लगता है, जिससे शेट्टी गैंग शेट्टी को भड़काने लगती है। एक दिन सबके सामने शेट्टी रॉकी को नीचा दिखाने के लिए उसकी बेइज्जती करता है कि तभी वहां एंड्रयूज आ जाता है। एंड्रयू शेट्टी का भी बाप होता है। आते ही एंड्रयू शेट्टी से पूछता है कि रॉकी कौन है और रॉकी से बेंगलोर में उसके एक काम को करने के लिए कहता है। बदले में एंड्रयू रॉकी को पूरी बंबई देने का फैसला करता है। फिर रॉकी बेंगलोर आता है। रॉकी एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसकी कार रोड ब्लॉक में फंस जाती है। टैक्सी का ड्राइवर एक आदमी से पूछता है कि रोड क्यों ब्लॉक है, तो वो आदमी बताता है कि राजेंद्र देसाई की लड़की को कोई होटल वाला दारू नहीं दे रहा है, इसलिए वो रोड ब्लॉक करके पार्टी कर रही है। तभी एक आदमी रॉकी की तरफ आकर उसे राजेंद्र देसाई के गुंडों से बचाने के लिए कहता है कि तभी गुंडे उसे आकर खींचकर ले जाते हैं। फिर रॉकी को गुस्सा आता है और वो उसे बचाने के लिए टैक्सी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी रॉकी को शराब दिख जाती है और उसका ध्यान मार खाते आदमी से हटकर राजेंद्र देसाई की बेटी पर पड़ता है। कुछ देर रॉकी राजेंद्र देसाई की लड़की को एक टूक देखता है और फिर उससे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई लव यू। पलटकर लड़की रॉकी से कहती है, हाउ डेयर यू, और अपने बाप के गुंडों से रॉकी को मारने के लिए कहती है। फिर फाइट शुरू होती है, जिसमें गुंडे एक एक करके रॉकी से पिट रहे होते हैं और लड़की खड़े होकर देख रही होती है। फाइट खत्म होने के बाद रॉकी वहां से चला जाता है और फिर रॉकी को एंड्रयूज के आदमी एंड्रयूज से मिलाते हैं, जहां एंड्रयूज का चेला रॉकी से कहता है कि तूने जिस लड़की को छेड़ा है
तू जानता है वो कौन है? फिर रॉकी चेले से पूछता है, बताओ वो कौन है? चेला बताता है कि वो लड़की राजेंद्र देसाई की बेटी रीना है। फिर रॉकी चेले से मजे लेने लगता है। तो चेला रॉकी से कहता है कि तुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है पता है ना? तब रॉकी एंड्रयूज से पूछता है कि काम क्या है सर? तो एंड्रयूज उसे बताते हैं कि एक हाथी को मारना है। तभी वहां कमल गुस्से में आता है। कमल गुस्सा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि रीना उसकी गर्लफ्रेंड है और कमल को ऐसा पता चलता है कि किसी ने उसे छेड़ा है, जो कि रॉकी ने ही छेड़ा होता है, लेकिन कमल को ये बात मालूम नहीं होती है। कमल फिर अपने गुंडों के साथ उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंड्रयू एक आदमी जिसे वो हाथी कह रहा था मारने का प्लान रॉकी को बताता है कि तभी रॉकी एंड्रयू के चेले से उसकी फोटो मांगता है। तो एंड्रयू का चेला रॉकी से कहता है कि जब वो आएगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। दूसरी तरफ रीना कमल के आदमियों के साथ एक होटल में रॉकी को ढूंढ रही होती है। उसी होटल के एक कमरे में रॉकी नहा रहा था। जैसे ही रीना रॉकी के कमरे के बाहर आती है, रॉकी उसे अपने कमरे में खींच लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। कमल के आदमियों को पता चल जाता है कि किसी ने रीना को कमरे में खींच लिया है, तो वो कमरे का गेट खटखटाने लगते हैं। रॉकी कमरे के बाहर निकलता है और फिर रॉकी की और कमल के आदमियों के बीच में लड़ाई होती है। अपने आदमियों को मार खाता सुन रीना वहां से चली जाती है। रीना होटल के बाहर अपनी कार का वेट कर रही होती है कि तभी वहां रॉकी रीना का ड्राइवर बन के आ जाता है। रीना रॉकी के साथ कार में जाने लगती है। रास्ते भर रॉकी रीना से रोमांटिक बातें कर रहा होता है कि तभी बीच रोड में अचानक से रॉकी का ध्यान एक औरत पर जाता है जो गोद में अपने बच्चे को लिए है और हड़बड़ी में रोड क्रॉस कर रही है। हड़बड़ाहट की वजह से उस औरत का बैग जिसमें खाना रखा होता है बीच सड़क में गिर जाता है और एक डबल रोटी बैग से निकलकर सड़क पर गिर जाती है। इसी बीच रीना रॉकी को बहुत बुरा भला कह रही होती है, लेकिन रॉकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और गाड़ी बीच रोड में खड़ी करके उस औरत को डबल रोटी उठाकर देने चला जाता है। रॉकी को उस औरत में अपनी माँ दिखती है, इसलिए वो ऐसा करता है। फिर रॉकी उस औरत से कहता है कि इस दुनिया से लड़कर ही तुम जी सकती हो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें मार देगी। दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। रीना ये सब देख रही होती है और रॉकी से इम्प्रेस हो जाती है और रॉकी से उसे अपने घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सन 1981 की ओर, जहां आनंद इंगलेगी को जवान दिखाया जाता है। वो एक आदमी के घर जाते हैं, उस आदमी के बारे में पता करने के लिए जो जानता था एल्डोराडो कहाँ है। वो और कोई नहीं रॉकी ही होता है। फिर आदमी जवान आनंद को रॉकी के कारनामे सुनाता है। आदमी फिर आनंद को रॉकी के बारे में पूरी बात बताता है कि रॉकी कैसे बना, रॉकी राजा था और राजा से रॉकी कैसे बना, रॉकी का खौफ पूरे बंबई में कैसे फैला। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां दीपा आनंद का इंटरव्यू ले रही होती हैं और दीपा आनंद से कहती हैं कि स्टोरी सुनाते सुनाते आप बहुत आगे चले गए। इसके बाद आनंद सही ट्रैक पर आते हैं और वहीं से कहानी सुनाते हैं जहां से उन्होंने छोड़ी थी। आनंद बताते हैं कि एक बार रॉकी कुछ मार्क ट्रक को पुलिस प्रोटेक्शन में बेंगलोर आते देखता है। रॉकी ये सोचता है कि ये ट्रक बॉम्बे में होने चाहिए थे, तो ये बेंगलोर क्यों आ रहे हैं। ये राज रॉकी को समझ नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो इसे खोजने में लग जाता है। राज का पता लगाने के लिए रॉकी चुपके से एक मार्क ट्रक में छिप जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि ये ट्रक किस ठिकाने पर जा रहे हैं। जहां ट्रक रुकता है वहां रॉकी उतरता है और एक एक करके वहां के गार्ड्स को निपटाता है। तभी रॉकी की नजर कुछ बॉक्स पर जाती है। ये बॉक्स बिल्कुल वैसे ही थे जो अफ्रीका से आते थे और वो इसे अपनी निगरानी में बॉम्बे में भिजवाता था। जब रॉकी बॉक्स खोलता है तो सोना देखता है। इतना सोना जब रॉकी गोडाउन में देखता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये अफ्रीका से तो नहीं आ सकता, तो ये आ कहां से रहा है और इसके पीछे किस किस का हाथ है। तभी दूसरे सीन में ये पता चलता है कि गुरु पांडियन की पार्टी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाती है। एंड्रयू और राजेंद्र देसाई आपस में बात कर रहे हैं कि उस आदमी को जिसे मारने के लिए रॉकी को बुलाया गया है बाहर कैसे बुलाएं जिससे रॉकी उसे मार सके। मैं आपको बता दूं कि जिस आदमी को मारने के रॉकी को बुलाया गया है उस आदमी का नाम गरुड़ा है और वही केजीएफ का मालिक है। गरुड़ा सिर्फ केजीएफ का मालिक ही नहीं है, वो सूर्यवर्धन का बेटा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तभी राजेंद्र देसाई कहता है कि गरुड़ा के बाप की मूर्ति बनाकर शिलान्यास के लिए गरुड़ा को बुलाओ, तो गरुड़ा जरूर आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है कोलार डिस्ट्रिक्ट में, जहां कई सारे आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये किसी की सेना है जो खतरनाक हथियारों से लैस है।
वहीं पर अचानक से एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन होता है। ये आदमी सबके बीच की लड़ाई हवाई फायर करके रुकवा देता है कि तभी उसके पास एक फोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि छोटे सरकार बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और तुम्हें भी उनके साथ जाना है। दूसरी तरफ रॉकी एक क्लब में जाता है जहां रीना भी आई होती है। इस क्लब में रॉकी डांस करता है और डांस करने के बाद कई लोग रॉकी पर बंदूक तान देते हैं। तभी वहां कमल आ जाता है। कमल के आदमी रॉकी को घेर लेते हैं। कमल रॉकी पर बंदूक तान देता है कि तभी वहां रीना आती है और कमल की बंदूक की नली नीचे कर देती है। रीना कहती है कि इस पर बुलेट वेस्ट मत करो, ये किसी लायक नहीं है। इसके बाद रीना रॉकी से कहती है कि अगर तू मर्द है तो इन सबके सामने मुझे छू के दिखा। इतना सुनने के बाद रॉकी वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद टैंकर क्लब की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसता है। टैंकर से एक लिक्विड बह रहा होता है। कमल का आदमी लिक्विड छूकर सूंघता है और बताता है कि ये पेट्रोल है। ये सुनकर सब डर जाते हैं और फिर रॉकी सबके सामने भौकाल बनाता है। तभी वहां राजेंद्र देसाई आ जाता है और रॉकी और कमल के बीच होने वाली लड़ाई रुकवा देता है। फिर कमल एंड्रयू के चेले से पूछता है कि ये आदमी कौन है, तो चेला बताता है कि ये गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार है। फिर कमल रॉकी की तरफ देखते हुए दंग रह जाता है। राजेंद्र देसाई फिर रॉकी से पूछता है कि गरुड़ा को मारने का उसने क्या प्लान बनाया है। रॉकी राजेंद्र देसाई को बताता है कि वो गरुड़ा को गुरु पांड्यन की पार्टी के ऑफिस में मारेगा। तभी सबकी नजर आते हुए गरुड़ा पर पड़ती है। सबकी हवा निकल चुकी होती है। गरुड़ा राजेंद्र देसाई के पास आता है और कहता है कि मेरे बाप ने तुम लोगों पर भरोसा किया है और इसी भरोसे को कायम रखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर गरुड़ा मूर्ति की तरफ बढ़ता है। मूर्ति कपड़े से ढकी होती है। मूर्ति की तरफ देखते हुए गरुड़ा कहता है कि मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित करूंगा। ये कहने के बाद गरुड़ा मूर्ति का कपड़ा हटा देता है और लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया होता है लेकिन वो निकलता है गरुड़ा का। इसके बाद गरुड़ा वहां से चला जाता है। तभी दीपा आनंद से पूछती है कि रॉकी गरुड़ा को मार नहीं पाया क्या? आनंद कहता है कि नहीं मार पाया। फिर दीपा पूछती है कि अब क्या करेगा आपका हीरो। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र देसाई, एंड्रयू, कमल बहुत परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब क्योंकि उन्होंने गरुड़ा पे हमला करवाने की कोशिश की है तो गरुड़ा उन्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी रॉकी सबसे कहता है कि वो गरुड़ा के अड्डे में घुस के उसे मारेगा। जैसे ही रॉकी इतना बोलता है कि सभी लोग चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर एंड्रयू रॉकी को केजीएफ के अंदर जाने का नक्शा दिखाता है। नक्शा देखने के बाद एंड्रयू उस नक्शे को जला देता है और रॉकी से कहता है अंदर जाना लेकिन संभल कर, क्योंकि रास्ते में तुम्हें ट्रेंड किलर्स मिलेंगे। रॉकी सारे ट्रेंड किलर्स को मारते हुए अंदर बढ़ता है। रॉकी फिर केजीएफ के अंदर घुसता है। अब केजीएफ के अंदर घुसना बहुत कठिन होता है, इस वजह से रॉकी उन मजदूरों के साथ केजीएफ के अंदर घुसता है जो मजदूर माइन में काम करने के लिए बुलाए गए थे। केजीएफ के 3 सुरक्षा कवच होते हैं, एक बड़ी सी दीवार, एक बड़ा दरवाजा और एक जो इन दोनों की रक्षा करेगा, मतलब एक सेनापति। इस सेनापति का नाम होता है वानरम। सूर्यवर्धन ने केजीएफ को लीगली नराची नाम दिया था। नराची मतलब सोनार का कांटा। केजीएफ यानी नराची के अंदर मजदूरों की, गुलामों की बहुत खराब हालत होती है। आते ही सबसे पहले उनके शरीर में मोहर दागी जाती है। केजीएफ के नियम बहुत खराब थे। 12 घंटे की शिफ्ट, और जब आप शिफ्ट में काम करने जा रहे हो तब आप सर नहीं उठा सकते। अगर आप सर उठाओगे तो गार्ड आपको गोली मार देगा। हर मजदूर को 900 फीट की गहराई में काम करना होगा। फिर वनरम को ये बात पता चलती है कि जॉन की गैंग जो पहले आपस में लड़ा करती थी अब वो पूरी मार दी जा चुकी है। तो वनरम जॉन से पूछता है कि तुम्हारी गैंग मर कैसे गई। तो जॉन बताता है कि भाई पहले भी ये लड़ाई किया करते थे लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार सब मर गए, बस एक बचा है। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था तब वो आदमी ने बस इतना कहा कि एक आदमी। रॉकी केजीएफ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनसे मजाक में पूछता है कि भाई हम कितने ज़्यादा सिक्योर हैं यहाँ पे। तो बच्चे पूरी सिक्योरिटी एनालिसिस उसको बता देते हैं। कहते हैं कि गेट पे भी गार्ड हैं, दीवारों पे भी गार्ड हैं, वॉच टावर्स में गार्ड हैं, गरुड़ा के गार्ड हैं, माइनिंग में गार्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं यहाँ पे। सफ़ेद रेखा है, उस सफ़ेद रेखा को कोई भी मजदूर पार नहीं कर सकता। अगर कोई मजदूर गलती से उस रेखा को पार कर देता है तो वो तुरंत गार्ड से मार दिया जाएगा। एक दिन कुछ बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल गलती से सफ़ेद रेखा की दूसरी तरफ चली जाती है।
तो उसमें से एक बच्चा उस बॉल को पकड़ने के लिए सफेद रेखा क्रॉस कर जाता है। तभी उस बच्चे को रोकने के लिए उसकी माँ पीछे से दौड़ते हुए सफेद रेखा पे पैर जैसे ही रखती है, ऐसे ही वॉच टावर में बैठा गार्ड उसकी माँ को गोली मार देता है और उसकी माँ वहीं मर जाती है। ये सब रॉकी देख रहा होता है, जिससे रॉकी को बहुत खराब लगता है। फिर गार्ड यहीं नहीं रुकते, गार्ड उस बच्चे को भी गोली मार देते हैं और ये रॉकी नहीं देख पाता है। रॉकी बहुत गुस्से में हो जाता है। एक दिन रॉकी और उसके साथ के मजदूरों को माइन में भेजा जा रहा होता है, तो रॉकी सबकी नज़र से बचते हुए रास्ते में आग जला देता है, जिससे आसपास के सारे गार्ड्स उस आग को बुझाने में लग जाते हैं। तभी रॉकी मौका देखते ही मेंटेनेंस रूम में घुसता है। जब रॉकी मेंटेनेंस रूम में जा रहा होता है तो रॉकी के साथ में जो मजदूर थे उनमें से एक मजदूर रॉकी को मेंटेनेंस रूम में जाते हुए देख लेता है और घबरा जाता है। जब रॉकी मेंटेनेंस रूम के अंदर जाता है तो वो वहां पर सारी जानकारी ले लेता है कि कैसे उसे गरुड़ा के महल तक पहुंचना है। और रॉकी जब वापस लौट के आ रहा होता है, फिर उसे रास्ते में बहुत सारे गार्ड से बचा कर आना पड़ता है। फिर जब रॉकी अपने मजदूरों के झुंड में वापस आ जाता है, तब वहां पर वही मजदूर जो रॉकी को मेंटेनेंस रूम में जाते हुए देख लेता है, रॉकी को घूरने लगता है, जिससे रॉकी को शक हो जाता है कि शायद इसने मुझे मेंटेनेंस रूम तक जाते हुए देख लिया है। फिर रॉकी उस आदमी को हड़काता है और उसका गला दबाने लगता है, जिससे वो उसके मन में खौफ पैदा कर सके। फिर रॉकी उस आदमी से कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। गरुड़ा का सेनापति वनरम बहुत शातिर है। जैसे ही उसे आग और अफरा तफरी की बात पता चलती है, वो सीधे मेंटेनेंस रूम में जाता है। मेंटेनेंस रूम में जाने के बाद वनरम वहां पर थोड़ी सी जांच पड़ताल करता है, जिससे उसे ये शक हो जाता है कि मेंटेनेंस रूम में कोई आया था, और ये बात सीधे जाके वो गरुड़ा को बताता है। वनरम को ये शक होता है कि ये जो नया बैच अभी आया है, इन्हीं मजदूरों में से कोई गरुड़ा को मारना चाहता है। तो जब ये बात वो गरुड़ा को बताता है, तब गरुड़ा उसके साथ तुरंत बस्ती में आते हैं जहां सारे मजदूर रह रहे होते हैं। बस्ती में आने के बाद गरुड़ा रॉकी के बैच को एक जगह पर इकट्ठा खड़ा कर देते हैं और बैच के चारों तरफ अपने गार्ड फैला देते हैं। जो गार्ड अपनी बंदूक की नली सीधा बैच के ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। और फिर गरुड़ा बैच के मजदूरों से कहता है कि जिसने भी मेंटेनेंस रूम में जाने की कोशिश की है वो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो आप सबको मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर वहां पर खड़े सारे लोग डर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये किसने किया। तभी वो आदमी जो रॉकी को मेंटेनेंस रूम में जाते हुए देख लेता है, रॉकी की तरफ डर के मारे देख रहा होता है, और रॉकी की जैसे ही उस पर नजर पड़ती है, वो आदमी गरुड़ा की तरफ भागता है। तो रॉकी ये कोशिश करता है कि वो उस आदमी से पहले गरुड़ा तक पहुंच जाए, जिससे वो उसकी जान बचा ले, लेकिन वो आदमी रॉकी से पहले गरुड़ा तक पहुंच जाता है और तुरंत वनरम उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। रॉकी ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर गरुड़ा वहां से जाने लगता है और वनरम से कहता है कि जिस आदमी को तलवार उठानी नहीं आती, उसे कोई मुझे मारने के लिए भेजेगा। अगले दिन फिर एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे रॉकी का दिल पूरी तरीके से बदल जाता है। होता क्या है कि अगले दिन फिर से सारे मजदूर खदान में काम करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन मजदूरों में एक अंधा बुढ़ा होता है, जिसे सब मजदूर जानते हैं कि ये अंधा है, लेकिन किसी गार्ड को या गरुड़ा या वनरम को नहीं पता होता है कि वो अंधा है। ठीक है, फिर अचानक से वो बूढ़ा एक ड्रम से टकरा जाता है, जिससे जो आसपास के गार्ड होते हैं उस बूढ़े को देखने लगते हैं। फिर गार्ड उस बूढ़े का अंधापन जांचने के लिए जमीन पर एक कटोरी रखते हैं, टोकरी रखते हैं, और उस बूढ़े से कहते हैं कि अपनी पगड़ी उतार कर चल के आके इस टोकरी में अपनी पगड़ी डालो। अगर तूने डाल दी तो तू बच जाएगा, अगर तूने नहीं डाली तो तू मार दिया जाएगा। तो फिर वो बूढ़ा अपनी पगड़ी उतारता है और आगे बढ़ते हुए आता है ताकि वो उस टोकरी में अपनी पगड़ी डाल पाए। लेकिन जैसे ही बूढ़ा अपनी पगड़ी जमीन पे गिराता है तो वो टोकरी में ना गिर के उसके बगल में गिर जाती है, जिससे सारे गार्ड हंसने लगते हैं और फिर उस बूढ़े को खदान में नीचे लेके जाते हैं। रॉकी ये सब देख रहा होता है और रॉकी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके रख रहा होता है, ये सोचकर कि वो यहाँ पर गरुड़ा को मारने आया है, इन आदमियों को बचाने नहीं। फिर तभी वहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो चिल्ला के सबसे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा मर्द नहीं है जो उस बूढ़े को बचा पाए। जैसे यहाँ हर मजदूर मरता है वैसे ही वो बूढ़ा मरेगा। ये सब सुन के रॉकी का खून और खौलने लगता है और रॉकी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन तब भी रॉकी ये कोशिश करता है कि वो कुछ रिएक्शन ना करे। फिर वहां पर एक गार्ड होता है जो रॉकी से कहता है कि अपना हथौड़ा रख दे,
तो रॉकी को और गुस्सा आ जाता है और रॉकी वो छोटे हथौड़े को रख के एक बड़ा हथौड़ा उठा लेता है। फिर रॉकी उस हथौड़े से उस गार्ड को मार देता है, जिससे सारी जनता, सारी जो मजदूर की पब्लिक है वो रॉकी को अचानक से देखने लग जाती है, जैसे मान लो रॉकी उनका मसीहा है। फिर रॉकी खदान में उस हथौड़े को लेके जा रहा होता है ताकि वो उस बूढ़े को बचा ले। नीचे खदान में क्या हो रहा होता है कि जितने भी गार्ड होते हैं जो बूढ़े आदमी को लेके खदान में गए होते हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बूढ़े को मारेगा। फिर उनका जो मुखिया होता है वो ये कहता है कि सब अपनी थाली में अपना नाम लिखो, और बूढ़ा क्योंकि अंधा है तो बूढ़े को ऐसे धक्का दिया जाएगा कि वो जिस भी थाली में अपना पैर रख देगा वो आदमी बूढ़े को मारेगा। फिर अचानक से खदान की लाइट चली जाती है, तो वहाँ मुखिया जो होता है वो सबसे कहता है कि चेक करो कि लाइट कैसे चली गई, क्या हुआ। तो जैसे सब लोग चेक करने जाते हैं, रॉकी एक एक करके सबको मारता है और फिर बूढ़े को खदान से बाहर लेके आता है। जब बूढ़े को खदान से बाहर लेके आता है तब सारे जितने भी मजदूर होते हैं सब एकदम खुश हो जाते हैं। फिर एक मजदूर रॉकी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम इन सारी लाशों को गाड़ देंगे। तो रॉकी उससे कहता है कि इन लाशों को गाड़ो मत, इनको जला दो। फिर रात में जैसा रॉकी ने कहा होता है कि जितने भी गार्ड उसने मारे हैं उनकी बॉडीज को जला देना है, तो वहां पर जितने मजदूर होते हैं सब गार्ड्स की बॉडी को रात में जला देते हैं। जैसे ही वो जलाते हैं तो चारों तरफ आग 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 दिखती है, और महल से जब सीधा आग दिख रही होती है तो गरुड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस आग के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो आग के पास जाने के लिए निकल पड़ता है तभी गरुड़ा का छोटा भाई गरुड़ा को रोकने के लिए अपने पिता सूर्यवर्धन की हत्या कर देता है, जिससे पूरे महल में सायरन बज जाता है और ये खबर फैल जाती है कि बड़े सरकार नहीं रहे। तभी गरुड़ा जो आधे रास्ते पहुंच चुका होता है वापिस महल की तरफ लौट के आता है। इसके बाद सारे पार्टनर्स को ये बात बता दी जाती है कि बड़े सरकार गुजर गए। उसके बाद बड़े सरकार का अंतिम क्रिया गरुड़ा अपने हाथों से करता है, और फिर गरुड़ा अपने पुजारी को आदेश देता है कि वो उसी रात पूजा करेगा, माँ काली को बलि चढ़ाएगा और अगले दिन से ही राजगद्दी संभालेगा। रात में गरुड़ा पूजा करने के लिए तैयार हो रहा होता है कि अचानक से पूरे केजीएफ की लाइट शॉर्ट सर्किट हो जाती है। वनरम इस बात को पता करने के लिए निकलता है कि ये लाइट शॉर्ट सर्किट क्यों हुई है। तभी अचानक से वनरम के पास ये मैसेज पहुंचता है कि छोटे सरकार यानी गरुड़ा पूजा के लिए निकल चुके हैं। वनरम अपनी छानबीन तेज कर देता है और छानबीन करते हुए उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जो कि उस आदमी की डेड बॉडी होती है गरुड़ा, जिसकी बलि आज पूजा में देने वाला होता है। तो वनरम हैरान हो जाता है कि ये आदमी तो यहाँ मरा पड़ा है, तो वहाँ पर वो तीसरा आदमी कौन है। ठीक है, फिर तुरंत वनरम अपने वॉकी टॉकी से गरुड़ा के पास सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वहाँ तक की तरफ चलो। तो ये थी दोस्तों हमारी केजीएफ पार्ट 1, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में आपके लिए किया। और इसका पार्ट 2 कब रिलीज़ होने वाला है आप सबको डेट पता चल ही गई होगी। 14 अप्रैल 2022 को केजीएफ पार्ट 2, जिसे हम केजीएफ चैप्टर 2 के नाम से जानते हैं, वो रिलीज़ होने वाला है। तो आप लोग पिक्चर देखने ज़रूर जाइएगा, और जैसे ही पिक्चर रिलीज़ होगी अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन अपने इस चैनल पर डाल दूंगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।